प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं या धन पूर्णांकों पर आधारित 4 आधारभूत नियम को हम समझेंगे। बच्चों देखो, इसमें क्या है बच्चों, 4 नियम जो है, ये नियम है पहला है संबरक नियम, दूसरा है क्रमबन्वय नियम, तीसरा है सहचर नियम, और चौथा है वितरण नियम। इसी को ही बंटन नियम भी कहते हैं। बंटन। देखो बच्चों, जो पूर्ण संख्या है या धन पूर्णांक है वो इन नियमों का पालन करते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, जो धन पूर्णांक है वो जोड़ व गुणा की क्रियाओं के लिए इन नियमों का पालन करते हैं। हमने क्या बताया बच्चों, पूर्ण संख्या या धन पूर्णांक जो है वो जोड़ व गुणा की क्रियाओं के लिए इन नियमों का पालन करते हैं, जबकि घटाना और भाग के लिए ये नियम पूर्णतः पालन नहीं करते हैं या पूर्णतः संतुष्ट नियम ये पालन नहीं करते हैं। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें करते हैं, क्या है, जोड़ व गुणा के नियमों का पालन पूर्णतः करते हैं और घटाना और भाग के नियमों का पालन ये पूर्णतः नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखो आगे देखते हैं। आगे है बच्चों धन पूर्णांकों पर योग का संबरक नियम। देखो, धन पूर्णांकों पर योग, या ऐसे लिख लो बच्चों, देखो योग पर 4 आधारभूत नियम। ठीक है, तो नंबर 1 है योग का संबरक नियम। बच्चों इसमें क्या होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों को अगर हम जोड़ें तो उन जो मान प्राप्त होता है वो भी एक धन पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है। जैसे देखो बच्चों, अगर हम कोई 2 संख्याएं ले लें, 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बच्चों कितना मिलेगा, 7 मिलेगा बच्चों। तो ये क्या है, हमारा धन पूर्णांक है बच्चों। ऐसे ही देखो दूसरा 3, 5, 8 अगर हम जोड़ें तो 5, 8, 16 हो जाएगा। ये भी एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो ये नियम यही कहता है कि यदि 2 धन पूर्णांक या 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों को अगर हम जोड़ें तो उनका जो योगफल या उनका मान जो प्राप्त होगा वो भी एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है बच्चों, देखो इससे सिद्ध होता है कि ए बी अगर बिलोंग्स एन, कोई प्राकृतिक संख्या है वो सभी धन पूर्णांक होते हैं, तो a प्लस बी भी एक धन पूर्णांक होगा। ये नियम ये बताता है बच्चों, ठीक है। इस नियम पर आधारित प्रश्न अक्सर ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो अब हम आगे देखते हैं,
योग का क्रम विनिमय नियम बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, योग का क्रम विनिमय नियम। देखो बच्चों, योग का क्रम विनिमय नियम क्या है? देखो कि यदि दो धन पूर्णांक हैं, तो जैसे मान लो दो धन पूर्णांक 3 और 4 हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो 3 को 4 में अगर हम जोड़ें या 4 को 3 में जोड़ें, इनका मान जो है वो उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात एक ही मान आता है। देखो 3 और 4 को जोड़ोगे 7 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे तब भी 7 आएगा। ठीक है बच्चों, या हम कोई 3 संख्या ले लेते हैं और ऐसे ही हम 7, 4 और 3, इसका क्रम हमने बदल दिया बच्चों। 3, 4, 7 और 7, 4, 3 हम किसी क्रम में जोड़े, इनका मान बच्चों देखो, इसका मान भी 14 आया, इसका मान भी 14 ही आएगा। तो इससे बच्चों सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स एन कर रहे हैं तब, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। ठीक है बच्चों, अगर ए और बी दो धन पूर्णांक हैं तो उनको किसी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे तो उनका मान बराबर आएगा। बच्चों इस चीज़ को हम संख्या रेखा पर भी हम समझ सकते हैं। देखो समझते हैं, कोई संख्या रेखा इस तरीके से बनी हुई है बच्चों, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 10। अब जैसे हमें बच्चों क्या जोड़ना है, हमें 3 और 4 जोड़ना है। तो 3 खाने देखो 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया यहाँ पर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो हमें 4 जोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ से हमने ऐसे इसको जोड़ दिया। देखो बच्चों, तो कितना, ये 3 और ये फिर 4, तो ये कितना हमें प्राप्त हुआ बच्चों, 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखो पहले हम जोड़े 4, अब देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, यानी कि ये आ गया, और फिर हम जोड़े 3, 1, 2, 3, तो ये देखो बच्चों यही मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि दो धन पूर्णांकों को हम किसी क्रम में जोड़ें तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात वही मान आएगा। तो यही क्या कहलाता है, इस नियम को ही हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा बच्चों है योग का सहचर नियम। देखो इसमें क्या है बच्चों, 3 धन पूर्णांक हैं, 3 धन पूर्णांक बच्चों कौन कौन से, हमारे कोई भी ले लो, 3, 4 और 7 ले लिए बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 को 4 और 7 के योग में हम जोड़ें, चाहे 3 और 4 के योग में हम 7 को जोड़ें, इनका मान कैसा आता है, बराबर आता है। देखो बच्चों 3 इसे जोड़े, ये हो गया 11, तो ये को हो गया 14। ऐसे ही देखो ये कितना हो गया 7 और प्लस 7 कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। ठीक है, तो यही योग का सहचर नियम है कि 3 धन पूर्णांक हैं, उनमें से पहले 2 के योग में हम तीसरी संख्या जोड़ें, या अंतिम दो धन पूर्णांकों के योग में पहली वाली संख्या जोड़ें, तो उनका मान कैसा आता है, समान आता है, कोई अंतर नहीं रहता है। इसी को हम योग का सहचर नियम कहते हैं बच्चों। अब देखो इससे सिद्ध होता है कि कोई 3 धन पूर्णांक है, ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं एन, तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के योग में हम चाहे सी जोड़ें, चाहे ए बी प्लस सी के
योग में ए जोड़ें, ये मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से कोई भी नियम लिखा होगा तो आप याद रखो, इस नियम को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे है धन पूर्णांकों के गुणा पर आधारित नियम। इसमें भी पहले बच्चों है, देखो इसमें भी है गुणा का संबरक नियम। क्या है, गुणा का संबरक नियम बच्चों है इसमें। देखो उसमें योग के बच्चों, योग के संबरक नियम में क्या आता है, यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका जो मान प्राप्त होता है वो भी एक धन पूर्णांक होता है। इसमें भी बच्चों ये है कि दो धन पूर्णांकों के गुणनफल, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी एक धन पूर्णांक होता है। जैसे देखो बच्चों, कोई हम धन पूर्णांक ले लें 3 और 4, तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 12 प्राप्त होगा। 3 गुणे 4 बराबर 12। 3 भी धन पूर्णांक है और 4 भी धन पूर्णांक है, तो और 12 भी यहाँ पर एक धन पूर्णांक है। तो यही है गुणा का संबरक नियम। इससे सिद्ध होता है, देखो बच्चों, कि इससे सिद्ध होता है कि ए और बी कोई दो धन पूर्णांक हैं, तो इनका गुणनफल जो आएगा, इनका गुणनफल ए गुणे बी बराबर ए बी भी धन पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन में आ सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप सीख लें। अब इसके आगे है गुणा का क्रम गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसमें भी बच्चों क्या है कि जो दो धन पूर्णांकों को हम किसी क्रम में गुणा करें उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये हम आपको अब समझाएंगे। देखो बच्चों क्या है, देखो पहला एग्जाम्पल देखो समझाते हैं। देखो दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी क्रम में करें तो उनका मान समान प्राप्त होता है। जैसे देखो दो धन पूर्णांक हैं, दो धन पूर्णांक 3 व 4 हैं। देखो बच्चों, तो 3 गुणे 4 करोगे कितना मान आएगा, 12। ऐसे 4 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब हो गया 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3। तो दो धन पूर्णांकों का हम किसी क्रम में गुणा कर दें तो उनका मान में कोई अंतर नहीं आता है बच्चों। तो इसी को हम आपको बताते हैं। देखो इससे सिद्ध होता है कि
ए बी अगर बिलोंग्स कर रहे हैं तब ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए होगा। ठीक है बच्चों, बी गुणे ए होगा। ठीक है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब अगला नियम हम बच्चों देखते हैं, गुणा का सहचर नियम। गुणा का सहचर नियम बच्चों क्या है, देखो इसको हम बताते हैं। देखो बच्चों, यदि 3 धन पूर्णांक 3, 4 और 5 हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि 3 गुणे 4 गुणे 5 और 3 गुणे 4 गुणे 5। तो ये कह रहा है कि पहली संख्या को दो संख्याएं, जो शेष दो संख्याओं के उनके गुणनफल में अगर हम गुणा करें और जो मान प्राप्त होगा वही मान पहली दो संख्याओं के गुणनफल में अंतिम संख्या का गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाता है, गुणा का सहचर नियम। देखो बच्चों, 3 गुणे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो ये आ गया 60, ठीक है, और 3 चौकू 12 गुणे 5 तो ये बच्चों आ गया 60, ठीक है। तो अब ये नियम यही कहता है बच्चों कि अगर 3 धन पूर्णांक हैं, उन धन पूर्णांकों में पहले अंतिम दो संख्याओं का गुणा किया जाए और उसमें पहली संख्या का गुणा कर दिया जाए, या ऐसे कह सकते हो कि पहली संख्या में अंतिम दो संख्याओं का गुणा किया जाए, अंतिम दो संख्या के गुणनफल का गुणा किया जाए, तो जो मान प्राप्त होगा वही मान पहली दो संख्याओं के गुणनफल में अंतिम संख्या का गुणा करेंगे तो वही मान हमें प्राप्त होता है। तो इससे देखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये नियम बनता है। तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चों, इससे क्या सिद्ध होता है, देखो इससे सिद्ध होता है सिद्ध होता है कि 3 धन पूर्णांक ए, बी और सी हैं, ठीक है बच्चों, ए, बी, सी है तब, और ए, बी और सी बिलोंग्स एन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी नियम को बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणा का सहचर नियम बच्चों, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे गुणा का वितरण नियम या बंटन नियम। तो देखते हैं, देखो बच्चों, अब बच्चों हम आप बताएंगे आपको गुणा का वितरण नियम, इसको कहते हैं बच्चों बंटन नियम भी कहते हैं। देखो बच्चों, माना यदि 3 धन पूर्णांक 3, 4 और 5 हैं, तो बच्चों इस नियम के अंतर्गत ये बताते हैं कि 3 का गुणा अगर हम 4, 5 में करें, या 3 गुणे 4 और प्लस 3 गुणे 5 करें, तो ये मान दोनों कैसे आते हैं बच्चों, बराबर आते हैं। तो कैसे, देखो 3 गुणे ये आ गया 4 और 5 9 हो गया, तो 9 तियाँ 27 और 4 तियाँ 12 और प्लस 5 तियाँ 15, तो बराबर 27 हो गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों 3 गुणे 4 प्लस 5 बराबर 3 गुणे 4 और 3 गुणे 5।
तो बच्चों जब भी ऐसा लिखा होगा इसको, ये मान दोनों बराबर होते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं गुणा का वितरण नियम या बंटन नियम। तो बच्चों इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 धन पूर्णांक ए बी सी हैं, ठीक है। तो ए बी सी जो बिलोंग्स कर रहे हैं एन से, ठीक है। तो ए गुणे अगर बी प्लस सी लिख दें और इसको हम ए गुणे बी और ए गुणे सी लिख दें, तो ये नियम क्या कहलाएगा बच्चों? गुणा का वितरण नियम कहलाएगा। इसको आप याद कर लो, ये ऑप्शन में आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों देखो बच्चों समृद्ध समुच्चय में क्या है कि यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त फल उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस संक्रिया के सापेक्ष ये समृद्ध समुच्चय कहलाता है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम करें 3 गुणे या 2 गुणे 3 हम करें, इसका गुणा करें तो ये कितना है? 2 गुणे 3 6 प्राप्त होगा। तो 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर में आएगा। ये बिलोंग किस में करेगा? 2 और 3 किस में कर रहे थे? नेचुरल नंबर में। तो 6 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है? प्राकृतिक संख्या में। तो यही बात कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त फल उसी समुच्चय के अवयव हों तो उस संक्रिया के सापेक्ष ये समृद्ध समुच्चय कहलाते हैं या ये क्लोज्ड सेट कहते हैं। अब देखो, यदि कोई समुच्चय समवर्ग नियम का पालन करे तो उसे समृद्ध समुच्चय कहते हैं बच्चों, ठीक है। नोट कर लेना बच्चों, यदि कोई समुच्चय समवर्ग नियम का पालन करे तो उसे समृद्ध समुच्चय कहते हैं। अब तीसरा क्या है? समवर्ग नियम से स्पष्ट है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय योग और गुणन के सापेक्ष समृद्ध होता है तो है, किंतु पूर्णांक का समुच्चय विकलन और भाग के सापेक्ष समृद्ध नहीं होता है, यानी उसी में नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे बच्चों देखो कि अगर हम 3 में से अगर हम 2 घटाएं तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 में से हम 3 घटाएं तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ये एक नेचुरल नंबर बच्चों नहीं है। 3 2 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है जो 1 है वो समृद्ध समुच्चय है और -1 जो प्राप्त हुआ है वो समृद्ध में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो और ऐसी भाग का देख लो, जैसे 2/3 है बच्चों। 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जब इनको भाग करोगे 0.6 6 6 इस तरीके से आएगा, तो ये भी क्या है? हमारा समृद्ध समुच्चय में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम देखो बच्चों, कोई भी संख्या है उसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो याद रखो संख्या प्लस योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। संख्या का मतलब यहाँ भिन्न भी बच्चों हो सकती है, भिन्न और उसका योगात्मक प्रतिलोम भी 0 होगा। ऐसे समझो यहाँ बच्चों क्या है कि भिन्न भी लिख सकते हो, कोई भिन्न लिखी है और प्लस भिन्न का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा। तो अब इसको बच्चों हम आपको समझाते हैं। जैसे हमें 5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो बच्चों देखो 5 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना अर्थात इसको, ये संख्या और इसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ें तो 0 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मतलब योगात्मक प्रतिलोम आएगा तो आप सिर्फ चिन्ह बदल दें। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो गया? -5। और माइनस अगर कोई संख्या लिखी है का योगात्मक कितना हो जाएगा बच्चों? इसका सिर्फ चिन्ह बदल दो।
माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ऐसे भिन्न को हम देखते हैं। भिन्न का देखो, भिन्न कोई रखी हुई है 1/3 रखी हुई है, ठीक है। 1/3 का योगात्मक हमें प्रतिलोम चाहिए हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका माइनस बदल लेना है, यानी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। और अगर कोई माइनस भिन्न कोई रखी हुई है, देखो बच्चों माइनस रखी है तो प्लस कर दो बस, देखो ठीक है। -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम खाली 2/3 होगा। सिर्फ ध्यान रखो योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह का प्रभाव पड़ता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि दोनों संख्याओं का संख्या और योगात्मक प्रतिलोम का योग बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों समझ गए योगात्मक प्रतिलोम क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इस पर भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। देखो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम, देखो इसमें बच्चों क्या है कि संख्या और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है, देखो कोई संख्या लिखी होगी और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा 1 होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये हो गया संख्या और 1 गुणात्मक प्रतिलोम। या ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो बच्चों कि अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1 संख्या, जो संख्या दे रखी होगी वो हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, ये याद रखो। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब बच्चों गुणात्मक 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1 वही संख्या लिख देनी, देखो ठीक है। अगर यही संख्या अगर अब बच्चों माइनस कोई होती तो कोई बात नहीं बच्चों, माइनस, ये जो -6 है ये यहाँ पे आ जाएगा -6 और फिर बाद में आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऊपर भी आ सकता है, यहाँ वाला ऊपर यहाँ पे भी आ सकता है, -1/6 भी हो सकता है। तो ध्यान रखो धनात्मक, अब देखो धनात्मक कोई संख्या उसका गुणात्मक धनात्मक होता है और ऋणात्मक कोई संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होता है। देखो बच्चों इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब भिन्न पर देखते हैं। देखो बच्चों भिन्न का हम कोई लेते हैं 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या करना है बच्चों, अब देखो 1/5, अब ये मोटी लाइन तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 5। तो ध्यान रखो बच्चों जब भी भिन्न रखी होगी तो उसको पलट दो, तो 5/1 लिखोगे तो 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो ये 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया, 5। अब देखो धनात्मक का धनात्मक आता है और ऋणात्मक का ऋणात्मक आता है बच्चों, ये ध्यान रखो। ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या बच्चों करोगे, माइनस ऐसे रखा रहेगा, माइनस का माइनस ही आएगा, बस इसको पलट दो तो पलटेंगे तो 5/2 आएगा। तो ध्यान रखो -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों -5/2 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो अब बच्चों देखते हैं 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखो, इसमें से हम चाहे जोड़े तो कितना आ जाएगा, 0 ही लाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस 0 के आगे माइनस तो लगता नहीं, तो ये याद रखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, और सबका नहीं होती। ये भी आता है प्रश्न कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, तो वो संख्या कौन सी है बच्चों, 0, ठीक है बच्चों। अब देखो सहवाग संख्या और देखते हैं।
देखो सहवास संख्याएं वे संख्याएं बच्चों होती हैं जिनका मासापा 1 होता है। वे संख्याएं जिनका मासापा 1 हो वे सभी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 1 देखो, जैसे हम 2 और 3 का मासापा निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही देखो दूसरी में लिख लें 2, 5 और 12। 12 नहीं बच्चों, यहाँ पर हाँ 12 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2, 5, 12 कर दें तो इनका मासा भी बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। तो ये 2, 5, 12 जो है वो सहवास संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी 2 और 3 है वो भी हमारी क्या कहलाएंगी? सहवास संख्याएं कहलाएंगी। देखो 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 2, 5 ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन बच्चों इसका रूल ये है कि वे संख्याएं जिनका मासापा 1 हो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। तो इसलिए 2, 5, 12 भी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब बच्चों अगले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो आप तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो जो एक्सरसाइज हल करेंगे उसका बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और हमारे चैनल और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें।